दोस्तों, एक बार फिर विल्डरनेस डेज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, आप सबका इस्तकबाल है। हम आशा करते हैं कि जितने भी एपिसोड्स हमने अभी तक आपको दिखाए वो सब आपको पसंद आए होंगे, और हमारी ये कोशिश बरकरार रहेगी कि हम आपको ऐसे वाक़यात दिखाएं, ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो शायद आपको सोचने पर भी मजबूर करें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, एक ऐसी जगह जो टाइगर कंट्री के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा के विश्व प्रसिद्ध मैदान है। प्रकृति की सौंदर्य यहाँ पर खिल खिल कर दिखती है, मानो कानों में मध्यम मध्यम संगीत बजता है। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और शानदार जंगलों में से एक मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। आपको मंत्र मुग्ध कर देता है। और एक बात बताएं, आप जितनी बार कान्हा जाएंगे आपका मन उस जगह को छोड़ने को नहीं करेगा। अब अगर आप हमारी बातों को सिर्फ बड़े बड़े दावे समझ रहे हैं तो हम आपको कुछ बातें बताते हैं। टाइगर पर सबसे पहला और विस्तृत अध्ययन 1960 में अमेरिकी कॉन्जर्वेशनिस्ट जॉर्ज स्कैलर ने किया था। ये पूरा अध्ययन उन्होंने 11 महीने में खत्म किया था। और अब सोचिए, ये अध्ययन कहां किया गया? कान्हा राष्ट्रीय पार्क में। एक टाइगर की रहस्यमय दुनिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्कैलर की द डियर एंड द टाइगर नाम के इस सेमिनार पेपर को जरूर पढ़ें। हाल फिलहाल में हमने जॉर्ज स्कैलर से मुलाकात की जब वो हिंदुस्तान आए थे। स्कैलर का उत्साह ना तो हिंदुस्तान के लिए कम हुआ और ना ही कान्हा के लिए। पर हिंदुस्तान के वन जीवन पर स्कैलर के विचार जानने से पहले आइए हम आपको कान्हा की सैर पर ले चलते हैं। काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का टाइगर राज्य कहा जाता है, और कान्हा में टाइगर की दहाड़ बताती है कि यह राज्य टाइगर का राज्य क्यों कहा जाता है। कान्हा जंगल अपने अनूठे टाइगर शो के लिए जाना जाता है। हालांकि ये शो थोड़ा विवादित तो जरूर है, लेकिन इस प्रबंधन के जरिए जंगल का प्रशासन ज्यादातर पर्यटकों को टाइगर के साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि टाइगर शो होता क्या है। हर सुबह वॉकी टॉकी से लैस महावतों के साथ ट्रेंड हाथी कान्हा के जंगल में निकल जाती हैं। इनका मिशन है टाइगर की खोज। एक बार उन्होंने टाइगर को देख लिया, बस फिर क्या, सारे हाथी मिलकर उस टाइगर को घेर लेते हैं और फिर अगले कई घंटों तक टाइगर अपनी जगह से हिल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक कान्हा के सूचना केंद्र पर सुबह 7:30 बजे इकट्ठा हो जाते हैं और सबके होंठों पर एक ही सवाल होता है,
क्या हाथी ने टाइगर खोजा? क्या उन्हें टाइगर मिला? देश भर के राष्ट्रीय पार्क के सूचना केंद्र में कान्हा का सूचना केंद्र सबसे पुराना और व्यवस्थित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ आए लोग जब सिर्फ टाइगर की झलक पाना चाहते हैं तो कान्हा में बाकी चीजों पर कितना ध्यान देंगे? और लो, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई, टाइगर देख लिया गया है और सूचना केंद्र से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो, अब टाइगर शो शुरू होने वाला है। लेकिन जंगल में जाने से पहले टाइगर देखने की कीमत जरूर चुका दीजिए। दाम भी काफी सस्ते हैं। 2 मिनट टाइगर देखने के लिए प्रति व्यक्ति केवल 250 रुपए। फिर क्या, सब लाइन लगाकर उस जगह पर पहुंचने को तैयार हो जाते हैं जहां पर टाइगर है। एक सुरक्षित जगह से पर्यटक ट्रेंड हाथी पर सवार होते हैं और पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर टाइगर को घेर कर रखा हुआ है। कुछ फोटो खींचते हैं और खुश होकर वापस आ जाते हैं। वो टाइगर को 2 मिनट से ज्यादा देख नहीं पाते क्योंकि बाकी पर्यटक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब दोस्तों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन जीव प्रबंधन में सबसे अधिक सम्मानित नामों में से एक जॉर्ज स्केलर की बात करते हैं। स्केलर के मन में आज भी कान्हा के लिए लगाव है। स्केलर ने टाइगर के जीवन पर करीब 55 साल पहले लिखे सेमिनार पेपर में हटकर अध्ययन किया था। अब स्केलर वन जीवन को एक पूर्ण रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि टाइगर हिंदुस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। The tigers depend on natural prey, so the tiger may not be poached, but if you kill off the sambar and the cheetal and the gaur, he has nothing to eat and he goes into cattle. Right. And when it kills cattle, it's easy to put some pesticide or other poison and quietly get rid of the tiger. Yes, this is what's happening all over India. Look at what happened to the tiger. Cambodia, last one gone. Vietnam, probably gone. China has maybe 10 tigers left in the wild. Well, maybe a dozen, who knows. Laos, 10 or 15 tigers maybe. Myanmar, 10 or 15 tigers. So, except for few large forest areas, Thailand, Malaysia, Sumatra, there's some in Nepal. But the future of the tiger really is in India. You still have all the options open, and you can certainly save it, unless the key areas, they're called source areas, where tigers can breed in peace. Those have to be really protected. And you can't compromise on it, because then you lose it. But right now, the Indian government is showing more and more interest. The 1990s were, I think, a poor period, not that much attention. But now, I'm quite happy to see what has been going on. वन्य जीव प्रेमी टाइगर शो को गलत मानते। वो मानते कि सिर्फ जंगल में घूम घूम कर टाइगर खोज कर देखने का अपना मजा है।
वो समझते हैं कि इसमें रोमांच भी है और टाइगर दिखने की उपलब्धि तो यादगार होती है। लेकिन हमने टाइगर शो को छोड़ा और जंगल के सफर पर निकल पड़े। सुनसान जंगल में करीब 18 किलोमीटर दूर हमें कुछ ऐसा दिखा कि उस खुशी को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दीमक के इलाके में एक भालू, ये तो यहां पर दिखना अपने आप में एक अजूबा था, क्योंकि इस जंगल में टाइगर तो तब भी दिख जाते हैं, लेकिन भालू दिखना इतना आसान नहीं है। अगले 35 मिनट तक वो भालू दीमक का भोजन करने में व्यस्त था। उस सुनसान बियाबान जंगल में उसकी सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती है। बेपरवाह होकर खाने में लगा हुआ था वो भालू। आमतौर से भालू इंसानों को देखकर भाग जाता है, लेकिन हमारे इतने पास होने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका पूरा ध्यान तो अपने शिकार पर था, अपने भोजन पर था। कान्हा के मैदान में बिशुनपुर सबसे बड़ा और लोकप्रिय मैदान है। ये मैदान इतना बड़ा है कि उसका पूरा चक्कर लगाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। कान्हा के मैदान साल के पेड़ से घिरे हुए हैं। यहां से कान्हा का पूरा वन जीवन देखा जा सकता है। इसके अलावा आप कान्हा के सबसे ऊंचे इलाके में नहीं गए तो कान्हा तक जाना ही बेकार जाएगा। बामनी दादर कान्हा का सबसे ऊंचा और खूबसूरत इलाका है। जंगल प्रेमियों का मानना है कि बामनी दादर में बिताया हर पल यादगार पल है, क्योंकि यहां पर आप कितनी भी देर रहें, उसकी सुंदरता उतना ही आपको खींचती है। हम वहां पर कुछ घंटे ही रहे, लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती हमारे दिलो दिमाग में बसी है। स्कैलर ने एक मुद्दा और उठाया जो कि हिंदुस्तान के वन जीव के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। Humans basically think of today and tomorrow. They don't think of the future. They need to satisfy their daily life. So they don't question things. The simple fact that every act we do, everything we do is also an ecological act, which means everything is connected. If you drink a cup of tea, remember somewhere the forest was cut to plant trees. How much energy does it take to bring the tea and prepare it and put it in the shops, then to heat the water and so forth and so on. So it takes a huge amount of energy. And this is the same with everything. You've got several big electric lights here. They eat up large amounts of energy. And if you think of that kind of connectivity, where it comes from, dams, transporting energy, etc., you then start realizing that everything in the world is interconnected. Everything depends on the soil, the air, the light, the life, water. It all is one unity which we depend on. Unless we look at nature and being part of nature.
कान्हा की खासियत बेशक टाइगर हो, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क में एक और भी जानवर है जो उतना ही सुंदर है और उतना ही दमदार। इसका नाम है हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। कान्हा भले ही टाइगर के लिए जाना जाता है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ की खासियत नहीं, बल्कि टाइगर से भी महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर बड़े बड़े सींग वाले हिरण बारहसिंगा पाए जाते हैं। कान्हा के अलावा ये भारत तो क्या, दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। मात्र कुछ 100 बारहसिंगा ही बच पाए हैं, वो भी सिर्फ कान्हा में, और यहाँ पर इनका खास ख्याल रखा जाता है ताकि ये प्रजाति विलुप्त ना हो। पिछले 2 दशकों से वन विभाग की एक टीम इन बारहसिंगों की रोज गिनती करती है। आप गलत नहीं सुन रहे हैं, ये गिनती रोज होती है और इनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब आप तुलना कीजिए टाइगर से, जिसकी गिनती साल में एक ही बार होती है। ऐसे में बारहसिंगा को लेकर वन विभाग और सरकार की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। साथ ही ये भी दर्शाता है कि इस प्रजाति को बचाने के लिए प्रयास जोरों शोर से जारी है। हमने एक जंगल के अधिकारी से बात की जो कि पिछले 8 सालों से बारहसिंगा पर नजर रखे हुए हैं। इसकी डेली यानी गिनती होती है। इसके यानी रजिस्टर है, रजिस्टर में कॉलम बने हुए हैं कि जैसे उसमें मेल फीमेल एक उसकी उम्र के हिसाब से उसको 3-4 भाग में व्यक्त किया गया है। इनकी टोटल गिनती की जाती है। हर जहाँ बारहसिंगा जिस मैदान में पाया जाता है उसकी डेली रात को 8 बजे वायरलेस कॉल से मंडला उसको भेजा जाता है, जहाँ पे उसका संकलन किया जाता है। और उसमें जो घटबढ़ होती है उस पर हमेशा निगरानी रखती जाती है कि बढ़े हैं तो कहाँ बढ़े और कम हुए तो कहाँ कम हुए हैं। आपके हिसाब से जैसे अभी 450 बारहसिंगा है, कान्हा जो है कितने बारहसिंगा होल्ड कर सकता है? कान्हा तो अपने हिसाब से 3-4 हज़ार बारहसिंगा होल्ड कर सकता है। अच्छा, तो अब इनकी संख्या आने वाले सालों में आप कितनी देख रहे हैं? असली में क्या है कि जो बारहसिंगा है इसकी ये फीमेल एक साल में एक ही बच्चे देती है। अच्छा। एक ही बच्चा होता है और फिर 8 महीने गर्भ होता है। और चूंकि यहाँ पे साथ में टाइगर भी वो किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, तो टाइगर अपने खाने के लिए तो बारहसिंगा को मारता ही है। तो जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने उतने करीब ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उसमें जो है ना धीरे धीरे ही मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके अलावा कान्हा में आप बाइसन यानी कि गौर को भी देख सकते हैं। कान्हा के मैदान में आराम से घास चरते हुए शान से दिखने वाले ये गौर कद काठी से काफी मजबूत होती हैं। कभी भी घास चरते ये चुगाली करते भैंस के पास जाने की कोशिश ना करें। दिखते शांत हैं लेकिन कभी भी हमला कर सकते हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश वन विभाग ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। ये पहली बार किया गया था। उन्होंने कान्हा से बांधवगढ़ के जंगल में कुछ भैंसों को रिलोकेट किया। करीब 15 साल पहले बांधवगढ़ में गौर काफी मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन फिर अचानक ही वो वहां से गायब हो गए। अब इन गौर को फिर से बांधवगढ़ में बसाए जाने की कोशिश हो रही है और करीब 50 भैंसों को कान्हा से बांधवगढ़ भेजा जा चुका है। इस प्रोजेक्ट में दक्षिण अफ्रीका की एक टीम भी वन विभाग की मदद कर रही है। Project has been a fantastic example of state cooperation between the South African conservation authorities at EKZN Wildlife, the Madhya Pradesh Forest Department and the private sector being us as facilitators. The whole process of a translocation doesn't just start at and end at the immobilization. It's going to end when these animals are released and finally reproduce. पिछले 5 दशकों से कान्हा को भारत के सबसे कामयाब राष्ट्रीय जंगलों में से एक माना गया है। इसके लिए कारण खोजने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में करीब 940 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल एक शानदार और बसा हुआ जंगल है।
यहाँ पर आपको स्नेह का कुछ ऐसा ही एहसास होगा जैसा कि एक महावत को अपने हाथी के साथ होता है। यही कारण है कि यहाँ का वन जीवन अपने को सुरक्षित महसूस करता है। तो दोस्तों, ये था कान्हा नेशनल पार्क। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पार्क का नज़ारा आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए और दिलचस्प एपिसोड में।